चलिए, कनेक्शन लॉस हो गया था, पता नहीं किस तरीके से कनेक्शन लॉस हो गया था। अब सबको आवाज आ रही है, मैं दिख रहा हूँ। अब ठीक है। हाँ, वो कनेक्शन लॉस था, पता नहीं क्या हुआ था। चलिए, जुड़ जाइए फिर से सभी लोग। हम्म। तो मैं जिस पक्ष को आपको स्पष्ट कर रहा था वो निजता के विषय पर बात कर रहा था कि ऐसी कोई आपके संबंध में सूचना जिसको आप सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रांसजेंडर हूं और समाज में ट्रांसजेंडर की स्वीकृति नहीं है, मान लीजिए, और उस संदर्भ में हम इस सूचना को सार्वजनिक नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। अब वहां यह सूचना अगर सार्वजनिक हो जाती है कि वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, तो उसके साथ होने वाला सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं निजता की बात कही गई है। याद कीजिए, पिछले वर्ष का जो विवाद था, वो वो जो विवाद था वो आपके आधार की सूचनाओं से संबंधित था कि आधार में जो आपका बायोमेट्रिक डाटा है वो कितना सुरक्षित है, उसको लेकर के था, और निजता के उल्लंघन की बात वहां पर सुनिश्चित की। तो अब याद रखिएगा कि निजता में केवल वही वाले पक्ष स्थापित होते हैं जिसके सार्वजनिक हो जाने से आपके साथ होने वाले सामाजिक व्यवहारों में कुछ भेदभाव सृजन की संभाव्यता बनी रहती है। तो उसे हम निजता के अधिकार के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए, हमारे जो इनर वियर का साइज है वो निजता का विषय हमारा नहीं है। उससे अगर किसी को पता भी लग जाता है तो उससे कोई बहुत समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि उससे व्यवहार, हम तो ये चीजें खुद ही जा करके बाहर सार्वजनिक रूप में दूसरों से कि वो सारे व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसे पक्ष जिनसे आपकी प्रतिष्ठा बाधित हो, जैसे कोई व्यक्ति, अगर हम बात करें, वो मान लीजिए वो आ, हमने कहा ट्रांसजेंडर है, वो बताना नहीं चाह रहा है, होमोसेक्सुअल है, वो उसे बताना नहीं चाह रहा, ऐसी कोई सूचना अगर सार्वजनिक होती है तो उसके साथ होने वाला सामाजिक व्यवहार कहीं ना कहीं परिवर्तित हो सकता है। इन आधारों पर उसे जो है स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो पूछ लीजिए, इससे रिलेटेड कहीं भी कोई प्रश्न हो, संशय हो, पूछ लीजिए। कोई भी संशय इससे रिलेटेड अगर हो तो पूछ लें आप लोग। कोई भी प्रश्न इससे रिलेटेड हो तो। यथोचित विधि प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित। यथोचित, यथोचित मतलब जो भी उस समय उचित हो, जो भी विधियां उपलब्ध हो उनमें जो उचित हो। और विधि द्वारा स्थापित, विधि में जो प्रक्रिया का उल्लेख किया गया उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाता है, विधि में जो उल्लिखित है। ठीक, चलिए अनुच्छेद 21 क की बात करते हैं। बहुत से ऐसे पर्सन को देखा है जो अपराध करने के बाद जेल से छूट जाते हैं, जमानत से। क्या ये सही है? जमानत, अगर आप बात करेंगे तो जमानती और गैर जमानती दो प्रकार के अपराध होते हैं। ऐसे अपराध जिनमें जमानत आपको प्राप्त हो सकती है, मतलब जो विचारण में हो और वहां कैद की अनिवार्यता आपकी नहीं होती है, तो उस संदर्भ में यहाँ पर आपको जमानत प्रदान करती है। ठीक है, टेलीफोन टेप करना निजता पर आक्रमण है, आपको रिकॉर्ड साक्षी भी है। याद रखिएगा, टेलीफोन टेप करने के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि बिना पुलिस की अनुमति और बिना वैध कारण बताए हुए आप किसी का फोन टैप कराते हैं तो अपराध की श्रेणी में है। उसमें टेलीकॉम कंपनी भी दोषी हो सकती है। किसी साधारण व्यक्ति को टेलीफोन टैपिंग का अधिकार प्रदान
नहीं किया गया है। बिना पुलिस की अनुमति के इस प्रकार के टेलीफोन टैपिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 100 शब्द में विजय उसको हम बता देंगे आपको, वो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं वहां पर। ठीक है, चलिए, हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब हमने आपको बता दिया, आपको उसी को स्पष्ट करना है कि जो विधि में मेंशन है उसके आधार पर विधायन सुनिश्चित कराना ही विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 21 क। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 21 क जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में हमारे यहाँ जोड़ा गया। हालांकि 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा जरूर गया यह अनुच्छेद, लेकिन इसके पहले भी इस संदर्भ में बात की गई थी। हम जानते हैं कि 1992 का उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद जो था, उसमें सबसे पहले इस पक्ष को स्वीकार किया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा ही प्रदान नहीं करेगा, बल्कि उनके लिए उपयुक्त पोषण का भी उपबंध करेगा। मतलब पोषण युक्त निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात आपके इस अनुच्छेद में की गई थी, इस बाद में की गई थी, और उसी को बाद में 2002 में स्वीकार किया गया। और उसके आधार पर अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो प्रावधान स्थापित किए गए, उसमें स्पष्ट किया गया कि उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह आपका अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत स्थापित होता है। अब आ जाइएगा अनुच्छेद 22, जिसमें निवारक निरोध की बात की गई है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है। ठीक, कुछ दशाओं में बेसिकली निवारक निरोध जो है वो अपवाद स्वीकार किया जाता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अब दो चीज हैं, एक तो गिरफ्तार करना, मतलब प्रक्रिया के माध्यम से किसी अपराध का दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया जाना, मतलब उसे बंदी बना लिया जाना। और निरोध का मतलब यह है कि बंदी बनाने से नहीं है, आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वो चाहे आपके घर में हो, चाहे वो आपको ले जाके थाने में बैठा दिया गया, और आप कहीं दो लोगों में झगड़ा हुआ और पुलिस वाले आए और दोनों लोगों को ले जाकर के थाने में बैठा दिए, तो ये निरोध है। ठीक है, और गिरफ्तारी का मतलब ये हो गया कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है वहां पर। ठीक है, और निरोध का मतलब हो गया डिटेंशन। डिटेंशन मतलब पूछताछ के लिए बैठा लिया गया, रखा गया, गिरफ्तार नहीं किया गया आपको। ठीक है, अब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कैसे प्रदान किया गया है, इसको व्याख्यायित कर देते हैं हम आपको। तो कुछ चीजें कही गई हैं कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य या उसके किसी प्राधिकारी के द्वारा गिरफ्तार या निरोध में रखा गया, सक्षम प्राधिकारी की बात की गई है, मतलब सक्षम प्राधिकारी मतलब जिसको अधिकार दिया गया है कि वह गिरफ्तार या निरोध में रख सकता है। जैसे पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी जो हैं वह सक्षम प्राधिकारी हैं। अब कहा जाए कि पता लगा सहकारिता विभाग के क्लर्क ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, तो सक्षम प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है वहां पर। ठीक है, तो कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी या संस्था के द्वारा गिरफ्तार या निरोध में रखा गया है, तो उस व्यक्ति के संदर्भ में उसे कुछ निश्चित व्यवहार करने होंगे, कुछ निश्चित व्यवहार करने होंगे। तो क्या क्या व्यवहार करने होंगे? तो सबसे पहले कहा गया है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, सबसे पहले उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, मतलब किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरी चीज, उसे अपने अधिवक्ता के माध्यम से, मतलब उसे अपने एडवोकेट के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया गया है। मतलब वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है
मतलब अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है कि उसको सही आधारों पर गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। तीसरी चीज, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर जो भी निकटस्थ मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसे यह स्पष्ट कराया जाएगा कि जो सक्षम प्राधिकारी है उसने क्यों गिरफ्तार किया है वो बताना पड़ेगा, और उसकी गिरफ्तारी का आधार वैध है या अवैध है इसको न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये 3 प्रावधान है जिसके माध्यम से गिरफ्तारी से और निरोध से संरक्षण दिया गया है। लेकिन जब हम इस अनुच्छेद का अध्ययन करते हैं तो इसका अपवाद भी स्थापित होता है जिसे आप निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में जानें। इसी अनुच्छेद के 22(3) से लेके 22(7) के मध्य, फिर से बोल रहा हूं, अनुच्छेद 22(3) से लेकर के 22(7) के मध्य निवारक निरोध का प्रावधान किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जो गिरफ्तारी के संरक्षण के संबंधित प्रावधान है वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है स्पष्ट नहीं होते हैं। अब आपको गिरफ्तार कब किया गया है या निरोध में कब रखा गया है? जब आपने किसी अपराध को किया है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन कब वो होता है? जब व्यक्ति के द्वारा अपराध किया नहीं गया है, अर्थात उसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। मतलब निवारक निरोध किसी व्यक्ति पर अपराध करने के पूर्व लागू होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य हूं और मेरी गतिविधियां कुछ संदिग्ध हैं और यह देखा गया कि मैं हो सकता है कि देश में कहीं बम विस्फोट करने में सक्रिय हो जाऊं। अतः ऐसी संदिग्धता के आधार पर हमारे ऊपर यह अ, निवारक निरोध लग सकता है। जैसे आपको पता है, आपके देश के क्रांतिकारी संजय दत्त जी के द्वारा AK-56 अपने घर पे कुछ पार्ट बरामद किए गए थे। अब चूंकि वो जो पार्ट बरामद हुए थे वो AK-56 के थे और वह जो है प्रोहिबिटेड वेपन था, मतलब उसे आम जनता को रखने की अनुमति नहीं थी। अब आम जनता को रखने की अनुमति नहीं है और आप ऐसे हथियारों के पार्ट आपके घर से मिले हैं, तो निश्चित रूप में आप किसी ऐसे संदिग्ध लोगों के संपर्क में हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। भाई AK-56 रख के निशानेबाजी तो नहीं करेंगे ना आप। तो उनके ऊपर इसलिए निवारक निरोध, जिसे याद कीजिए टाडा कहा गया था, बाद में वो पोटा हो गया था, उसको लागू किया गया था। वो अपराध उनका था एक प्रोहिबिटेड वेपन रखने का। ठीक। अब इस निवारक निरोध के अंतर्गत है क्या? है कि उस व्यक्ति को, आपने कहा ना कि 24 घंटे के अंदर निकटस्थ मजिस्ट्रेट, तो वहां कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 3 माह तक निरोध में रखा जा सकता है। 3 माह तक निरोध में रखा जा सकता है। और यही नहीं, 3 माह तक निरोध में ही रखा नहीं जा सकता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अनुमति लेकर के 3 माह से अधिक समय तक भी उसे चाहे तो सक्षम प्राधिकारी निरोध में रख सकता है। लेकिन इस दौरान भी उस व्यक्ति को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। मतलब वह न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है कि निवारक निरोध उस पर जो लगाया गया है वो सही नहीं है बल्कि गलत है। और अगर यह बात सिद्ध हो जाती है तो व्यक्ति का निवारक निरोध उस दौरान खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 22(3) से लेकर 7 के बीच में निवारक निरोध का उपबंध सुनिश्चित किया गया है, जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अपवाद माना जाता है। और राज्य सरकारों को इस संदर्भ में अधिकार प्रदान किया गया है कि वे चाहें तो अपने यहाँ लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार के निवारक निरोधों का प्रचालन कर
सकती हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक का आपका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। आर्टिकल 22 नेटवर्क की खराबी, सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट कर दें। मैंने कहा आर्टिकल 22 में किसी व्यक्ति को जो सक्षम प्राधिकारी गिरफ्तारी या निरोध में रखता है उसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है, जहां कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। इसके साथ साथ कारण ही नहीं बताया जाएगा बल्कि अपने अधिवक्ता के माध्यम से मत प्रस्तुत करने का भी उसे अवसर दिया जाएगा, और तो और 24 घंटे के समक्ष निकटस्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष भी उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 22 कह रहा है। और 22(3) से लेकर के 22(7) के बीच में निवारक निरोध है, जिसकी बात हमने अभी आपसे की। नजरबंदी जो है, नजरबंदी का आधार जो है वो यह है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है जो जो लोक व्यवस्था और शांति को खंडित कर सकता है। अतः आपने किया नहीं है, आप कर सकते हैं, इसलिए आपके सेल्फ प्रीमाइसेस में या गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में आपको नजरबंद, मतलब लोगों की नजरों से बंद रख दिया जाए, मतलब आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाए। जैसे कि आपके देश में अभी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जितने भी कश्मीर के अलगाववादी नेता थे, उन सबको अपने घरों में नजरबंद कर दिया गया था, क्योंकि संभावना थी कि केंद्र सरकार के लिए गए इस निर्णय का उनके द्वारा विरोध किया जा सकता है। ठीक, और कुछ पूछना हो पूछ लें, और कोई प्रश्न पूछना हो आप लोगों के द्वारा। कोई भी प्रश्न? सर गोल्डन ट्रायंगल भी समझा दीजिए। अच्छा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल। अनुच्छेद 14, 19 और 21 जो है वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अब आपको पता है मौलिक स्वतंत्रताओं के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। और इन दोनों अनुच्छेदों को जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है वो विधि का शासन अर्थात अनुच्छेद 14 कर रहा है, जहां व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। अतः इस आधार पर अनुच्छेद 14, 19 और 21 को स्वर्णिम त्रिभुज कह करके, गोल्डन ट्रायंगल कह करके संबोधित किया जाता है। और कोई प्रश्न हो पूछ लें। चलिए, आज हमने इंग्लिश मीडियम की क्लास में सेंध लगाई थी, क्योंकि नॉर्मली 10:30 से उनकी क्लास होती है। ठीक है। पब्लिक सिक्योरिटी मतलब लोक हित के लिए जो अधिनियम सुरक्षा की, लोक व्यवस्था सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जहां पर सार्वजनिक शांति की बहाली के लिए प्रयास किया जाता है, उसे पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत रखा गया है। जहां आप सार्वजनिक रूप में सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, तोड़ फोड़ करना, ये सारी चीज आ जाती है पब्लिक सिक्योरिटी के अंतर्गत। इवन यहाँ तक है कि राजनीतिक दल जो बंदी का आयोजन करते हैं, वो भी कई बार पब्लिक सिक्योरिटी के अंतर्गत माना जाता है। एकांतता का अधिकार, एकांतता का अधिकार मतलब आप सार्वजनिक, मैंने कहा ना शांत, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। एकांत मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आप बाकी सबके संपर्क में रहिए, तो आप एकांत रह सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 आपको एकांतता का भी अधिकार देता है। अंजलि, आज सुरक्षा परिषद में भारत के उस पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11:15 पर इंग्लिश मीडियम की क्लास है। तो आज मुझे आप लोगों से अभी विदाई लेनी पड़ेगी। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल नागरिकता, राष्ट्रमंडल नागरिकता कुछ नहीं, पूर्व में हमारे संविधान में यह व्यवस्था बनी हुई थी कि संसद राष्ट्रमंडल देशों के लिए भी नागरिकता के प्रावधान को विशिष्ट रूप में स्थापित कर सकता है, जिसे 1987 के संशोधन के बाद हटा दिया गया था।
अंजलि उतना ही पढ़िए जितना आप लोग आत्मसादित कर दें। आज मैंने काफी कुछ आप लोगों को प्रदान कर दिया है और होमवर्क भी है, तो आप लोग लिखिए। कल की क्लास के बारे में आप लोगों को सूचित कर दूंगा, अगर होगी तो आप लोगों को शाम तक हम बता देंगे इसमें। ठीक है, तो आज यहाँ पर आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है, क्योंकि ऋषभ भी मैसेज कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम की क्लास है अब। तो आज इसको थोड़ा मेरा अनुरोध टाइमिंग को लेकर के है, क्योंकि मैंने सागर से भी बात की है, वो भी आप लोगों की क्लास ऑनलाइन लेने के लिए तत्पर हैं। तो थोड़ा सा टाइम शेड्यूल मैं अब करूंगा कि मतलब सुबह भी एक क्लास आप लोगों की हो जाए। अब सुबह की टाइमिंग 9 बजे, अगर सभी लोग सक्षम होंगे तो उसको रख लेंगे, या जैसा होगा उस पर विचार कर लेंगे। एक बार सागर से भी हम टाइमिंग कम कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना। आप सभी लोगों से संपर्क स्थापित करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।